हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत साथियों। और आज हम लोग जेट पेपर 1 के यूनिट 9 में देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। क्योंकि पिछले क्लास में हमने एमडीजी को पढ़ा था, जिसका मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, इसको पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा जो सिलेबस में पढ़ना होता है वो होता है एसडीजीएस यानी क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमको पढ़ना था। तो सबसे पहले इसको जानेंगे कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। इसके पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इसको समझना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। और जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, ये डेफिनेशन कह सकते किसी व्यक्ति का नहीं, जबकि जो सबसे मान्यता प्राप्त इसके मामले में जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसके द्वारा दिया गया है, WECD के द्वारा। और इसका जो डेफिनेशन है ना, हर जगह वैलिड है। इसी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे क्या होती है परिभाषा। तो इसका देखिए क्या डेफिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। ठीक है, यानी ऐसा विकास है जो वर्तमान की जरूरतों का, वर्तमान की आवश्यकताओं का, वर्तमान जनरेशन की आवश्यकताओं का कंप्रोमाइज, उनका कोई कंप्रोमाइज किए बिना जो जरूरतें हो जरूर फुलफिल हो। ये नहीं कि वो अभाव में जिए, वो मैनेज करके जिए, नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, उनका भी पूर्ति हो। और इस प्रकार डेवलपमेंट हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनकी जो जरूरतें हैं वो भी फुलफिल हो। उनके लिए भी हम इस प्रकार की चीजें कर कर रखें कि उनकी भी आवश्यकताएं पूर्ति हो। यानी इसको अगर हम इससे समझे हिंदी में तो क्या हो गया, सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, परंतु भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की क्षमता से समझौता न करे। उनको जो आवश्यकता है, उनका जो क्षमता है, उनको हम लोग बिल्कुल भी उससे समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन के बाद हम लोग इनके कुछ की पॉइंट्स पे आते हैं, है ना, क्या इनकी प्रमुख विशेषता होती है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहेंगे, इसके की फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला है बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। बैलेंस होना चाहिए, हमारा जो डेवलपमेंट हो वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही, इसके साथ ही वो सोशल इक्वालिटी का भी ध्यान रखे, समाज में समानता भी रहे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, हमारा पर्यावरण भी प्रोटेक्ट रहे, वो प्रदूषित ना हो, इसका भी ख्याल रखना है, पहला की पॉइंट। दूसरा, फोकस ऑन रीन्यूएबल रिसोर्सेस एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। हमें इस प्रकार के एनर्जी के सोर्सेस का यूज करना है जो रिन्यूएबल हो, ठीक है, यानी फिर से उसका निर्माण हो सके, इसके साथ ही वो पर्यावरण के अनुकूल हो, इको फ्रेंडली हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन, हम सिर्फ वर्तमान ना देखें, हम लॉन्ग टर्म प्लान करें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, हम उसके लिए भी सोच कर काम करें। इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योरिंग इक्वालिटी, समावेशी विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और यहां पर इंश्योरिंग इक्वलिटी, सभी का विकास हो, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। ये इसके की फीचर्स हैं। की फीचर्स को अगर हिंदी में देखें, क्योंकि मुझे बाइलिंगुअल रखना है, दोनों टाइप के बच्चे जुड़े हुए हैं। आर्थिक विकास जो होगा, इसके साथ में आपका सामाजिक समानता होनी चाहिए, और पर्यावरण का संरक्षण के बीच संतुलन हो, बैलेंस हो। आर्थिक विकास, सामाजिक में समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच हम संतुलन हो, इस प्रकार का डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर जोर हो, और पर्यावरण हितैषी तकनीक का इस्तेमाल करें जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले, इस प्रकार के तकनीक का इस्तेमाल करें। भविष्य की पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना होगा, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए दीर्घकालिक योजना बनाना होगा। समानता सुनिश्चित करने वाला समावेशी विकास यानी सभी का विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी का विकास हो, ये इनका की फीचर्स होता है।
आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब इसका इतिहास कैसे, दुनिया में आया कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, इसके इतिहास को भी पढ़ना है आपको। इसके इतिहास से जुड़ा प्रश्न आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ। तो दुनिया में देखिए पहली बार कोई अगर सम्मेलन हुआ था इन्वायरमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर, वो था 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये दुनिया का पहला सम्मेलन था, समिट था, जहां पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ चिंता जाहिर किया गया था। तो 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ दुनिया का पहला कॉन्फ्रेंस था। ये भी प्रश्न आता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पहला समिट कब हुआ था, 1972 में। कहा हुआ था, स्टॉकहोम में। दूसरा इस दिशा में जो चर्चा हुआ, सबसे कह सकते हैं फेमस रहा है, वो है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बाय IUCN। इसने हाईलाइट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। कब, 1980 में। ये जो संस्था है IUCN, इस पर अभी हम लोग डिटेल्स देखने वाले हैं। तो IUCN को थोड़ा समझ लीजिए। IUCN एक देखिए यूएनओ का ही एक विंग है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, ठीक है। IUCN क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, यही है IUCN। तो IUCN के द्वारा 1980 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट रखा गया, IUCN। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। इसके द्वारा कब लाया गया, 1980 में। 1980 में इसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म को प्रस्तुत किया गया दुनिया के सामने। हम देख रहे हैं हिस्ट्री, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्ट्री क्या रहा है। इसके बाद अगला जो होता है वो 1987 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1987 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डिफिनेशन हमने देखा, जो डिफिनेशन देखा ना, इसी का डिफिनेशन था WCED के द्वारा। जो स्टार्टिंग में हमने परिभाषा देखा, WCED का जो डिफिनेशन है, ये बेस्ट है और ये बेस्ट है और ये यूनिवर्सल है। हर कोई इसके डिफिनेशन को मानता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था। जब क्लास के स्टार्ट में जो डिफिनेशन हमने बताया वो इसी के द्वारा दिया गया डिफिनेशन है। तो 1987 में जो WCED का सम्मेलन हुआ, इसने जो डिफिनेशन दिया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट डिफिनेशन माना जाता है वो WCED का द्वारा माना जाता है। इसको ब्रंडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। 1987 में कौन सा रिपोर्ट आया, ब्रंडलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर। इसका थीम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। तो सबसे क्वेश्चन आएगा, ब्रंडलैंड रिपोर्ट कब आया था, तो 1987 में। ये किस चीज पे था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। या फिर ये पूछ दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन कब आया, 1987 में। किसने दिया, तो ब्रंडलैंड रिपोर्ट ने दिया। इसने, इसका थीम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। और यह किसने दिया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में WCED कहते हैं। यह डेफिनेशन किसने दिया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी WCED का ये फुल फॉर्म हो गया। अलग कलर कर देता हूं, इस फुल फॉर्म को भी आप अलग से अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां से आता है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये WCED का फुल फॉर्म है। इन्होंने ही परिभाषा दिया। अब फिर बोलेगा सर ब्रंडलैंड रिपोर्ट क्या है, तो ये जो संस्था है इसके उसमें जो चेयरमैन थे वही थे ब्रंडलैंड, उसी के नाम पर इस रिपोर्ट को ब्रंडलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर इसका जो सबसे बेस्ट डिफिनेशन निकला है, गिव द फेमस डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे साफ साफ है कि इसी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन दिया। फिर से एक बार रिकॉल कर ले, इन 1987 ब्रंडलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जो इसका थीम था, बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट मीन WCED gave the famous definition ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब WCED के बारे में थोड़ा जानेंगे, WCED क्या है। तो चलिए अब उस पर चलते हैं, WCED आखिर है क्या। थोड़ा WCED से प्रश्न आता है, हम लोग WCED पे थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।
तो सबसे पहले आप इनका डिफिनेशन देख लिए, ये WCD का डिफिनेशन है, जिस फुल फॉर्म हो गया इसका, और इसने क्या डिफिनेशन दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने डिफिनेशन दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब हम लोग देखेंगे आखिर ये है क्या, अब इसका हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है, इसका इतिहास जानेंगे WCD का, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आते हैं। WCD इज ए कमीशन established by United Nations in 1983। तो WCD कब बना है 1983 में, किसका विंग है ये, यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ का विंग है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रंटलैंड कमीशन, इसको ब्रंटलैंड कमीशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन थे, इसके जो अध्यक्ष थे, उसका ही नाम है ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्वे के। नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे आपके, इनके जो चेयरपर्सन थे ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। और इसीलिए यहां से जो रिपोर्ट आया था जिसका थीम था आवर कॉमन फ्यूचर, इसी के नाम पर उस रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा क्यों ब्रंटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं उसको। कमीशन है आपका WCD, लेकिन उसके चेयरमैन थे ब्रंटलैंड, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जहां पर आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन दिया गया है। और वह डिफिनेशन आज भी मान्यता प्राप्त है, वही अभी बेस्ट डिफिनेशन माना जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इट्स मेन पर्पज वाज टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द डिटोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेशन टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इनका जो पर्पस है कि बिना पर्यावरण का क्षरण किए, ठीक है, बिना पर्यावरण का क्षरण किए, बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए, बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट का, इन्वायरमेंट के साथ अपना डेवलप भी करेंगे और पर्यावरण के साथ अपना संबंध भी बनाए रखेंगे। इसको अच्छे से आप समझिए। अगर हिंदी में समझना है तो WCD की स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में की थी। इसे ब्रंटलैंड आयोग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी अध्यक्षता ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, जो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। उसी के नाम पर इसको ब्रंटलैंड आयोग भी कहा जाता है और इसके रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस जो संस्था है आपका, इस संस्था का WCD का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के क्षरण और उसके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संबंध पर वैश्विक चिंता का समाधान। ठीक है, पर्यावरण का क्षरण ना हो, इसके साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास हो और इसके संबंध को इस प्रकार हम रखें कि हमारी जो भी चिंताएं हैं वो दूर हो जाए, ये इसका मेन लक्ष्य है। अब हम लोग फिर से बैक आते हैं, हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं 1987 तक, जहां पे हम लोग ब्रंटलैंड रिपोर्ट पर बात कर रहे थे, इसी में हम लोग आगे बढ़ गए। चलिए आगे देखिए दूसरा, नेक्स्ट 1992 में फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काफी चर्चा हुई और समिट था आपका रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट इसको कहते हैं, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। एजेंडा 21 यहां पर अपनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कड़ी में अगली कड़ी कहां जाती है, रियो कहां है भाई, ब्राजील में। यहां पर सम्मेलन हुआ 1992 में, इसको रियो समिट भी कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। और एजेंडा 21 यहां पर पास किया गया, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र है। ठीक है, इसको किस प्रकार पाया जा सकता है, किस प्रकार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं, एजेंडा 21 यहां अपनाया गया। आपसे पूछा जाएगा एजेंडा 21 किस सम्मेलन का कह सकते हैं प्रतिफल है, या किस सम्मेलन में अपनाया गया, तो रियो सम्मेलन, रियो समिट कब हुआ था, 1992 में। कहा हुआ था, ब्राजील के रियो में, और इसको अर्थ सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, 2000 में यूएनओ द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जहां पे मुख्य रूप से 8 गोल्स को रखा गया था, जिसे कि 2015 तक पाना था। इस 8 गोल्स को कब तक पाना था, 2015 तक। इस दिशा में अगला जो प्रयास हुआ वो 2000 ईस्वी में हुआ और इसे 2015 तक कार्यान्वित करना था, ये लक्ष्य था।
और जिसको शॉर्ट में MDGs बोलते हैं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बोलते हैं। अभी हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, किस प्रकार वो कड़ी आगे बढ़ी। फिर 2015 आता है और 2015 में सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs को अपनाया गया है और यहाँ पर 17 लक्ष्य रखे गए हैं। ये 17 टारगेट को हमें अचीव करना है। कब तक? 2030 तक। 2030 तक इस टारगेट को अचीव करना है। इसके अलावा 169 उप लक्ष्य भी यहाँ पर टारगेट रखे गए जिसको 2030 तक यहाँ पर अचीव करना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्ट्री है, किस प्रकार उनका आगे इतिहास रहा है। तो इसके अलावे जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंस पर जाएंगे, इसका महत्व क्या है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करते हैं, दुनिया इस ओर जा रही, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस को हम अलग अलग पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने 4 पॉइंट में देखा है। 4 पॉइंट में देखा है। इंश्योर रिसोर्स सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो हमारा रिसोर्स है ना वो सिक्योर हो, सुरक्षित हो, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है इसको बचाना है। एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे हमें सुरक्षा प्रदान करना है, इससे हमें प्रिवेंट लेना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का महत्व है और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि पहला, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स बचा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से निजात पा सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से हम दुनिया को बचा सकते हैं। प्रमोट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ, समावेशी यानी सबका विकास और समानता के साथ विकास, ये इसका महत्व है। अगर इस दिशा में जाएंगे हमें इंक्लूसिव ग्रोथ मिलेगा और इक्विटेबल ग्रोथ भी मिलेगा। ठीक है, अगला है बैलेंस इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। सभी कर सकते हैं तरह से यहाँ बैलेंस डेवलपमेंट होगा। अगर इसको हिंदी में देखें तो इसका जो क्या महत्व है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाते हैं इसका क्या महत्व है। महत्व है भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे संसाधन को सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण को रोकता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण को रोकता है। समावेशी यानी सबका विकास और समान विकास, ये नहीं कि किसी का ज्यादा किसी कम, को बढ़ावा देता है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बीच संतुलन रखता है। आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा और पर्यावरण के भी पहलुओं पर यहाँ पर बैलेंस रखने का काम करता हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था हमने देखा, इसका इतिहास क्या रहा है, एक बार स्टार्ट से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसका डेफिनेशन किसके द्वारा, WCED के द्वारा जो दिया गया डेफिनेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे मान्यता प्राप्त है, इसको हमने देखा। इसके बाद क्या देखा, की फीचर्स क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का की फीचर्स क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य तथ्य क्या है। इसका हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया कैसे, स्टार्ट से लेकर हम लोग प्रेजेंट तक आए। और यहाँ पर जो चीजें हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, जैसे पहला हमने एक नया संस्था देखा IUCN और WCED, इसके बारे में भी हमने विस्तार से जाना, IUCN और WCED के बारे में जाना। इसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये इसका महत्व है 4 पॉइंट में। तो आई थिंक आज की क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में रही, लाइव क्लासेस में थोड़ी बाधा आ रही थी। तो चलिए, और साथियों अगर आप भी चाहते हैं पेपर 1 का तैयारी करना, ठीक है, आप भी चाहते हैं जेट पेपर 1 का तैयारी करना और हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल 149 रुपीज में आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और हमारे साथ 149 रुपीज में आप तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, हमारे एप्लीकेशन के लिंक को डाउनलोड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो ऐप है उसका लिंक दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ कोर्सेज दिख जाएंगे, उस कोर्सेज में आप एंट्री लीजिए और बिल्कुल 149 में पूरा कंप्लीट आप पेपर 1 का क्लास हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं, जिस प्रकार और भी बच्चे कर रहे हैं। और ये ऑफर जो है ना लिमिट समय के लिए है। मैं आपको बता दूं, ये ऑफर जो है ना
आपका लिमिट समय के लिए, बाद में आपको ये नहीं मिलने वाला, ठीक है। बाद में आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। 100 बच्चों के लिए, स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए। चलिए ऐप पर लिए चलते हैं। ऐप पर अगर आप जाएंगे ना, ऐप पर इतनी सारे कोर्सेज वहां पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। इतनी सारी कोर्सेज दिखेगी तो आपको कितने नंबर पे दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, ये 7 नंबर पे जेट पेपर 1 की क्लास आपको दिख रही है। जेट पेपर 1 की क्लास, ये जेट पेपर 1 की क्लास है, जेट पेपर 1 की क्लास है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासेस का पूरा डिटेल्स है, जहाँ पे आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, इसके साथ ही पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होगा सिर्फ 149 में। और ये जो ऑफर है ना, स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए। 100 स्टूडेंट के बाद जो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको फिर ये ऑफर नहीं मिलेगा। 149 की जगह आपको 499 फी लग जाएगा। तो फिलहाल अगर आप चाहते हैं क्लासेस लेना तो अभी आप क्लासेस से जुड़े, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्लासेस को कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप पेपर 2 की क्लासेस करना चाहते हैं तो पेपर 2 में कौन कौन से क्लासेस चल रहा है देख लीजिए। जेट का पेपर 2 में आपका पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर चल रही है। इनमें से आपका जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे आप देख लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इनमें से जो भी आपका पेपर हो आप उसके लिए भी क्लासेस ले सकते हैं। पेपर 2 की सभी क्लासेस 299 में अवेलेबल है आपके लिए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। एग्जाम फाइटर से जुड़ने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।